चलो बेटा, स्टार्ट करो, बोलो। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हो और कैसी आप सबकी तैयारी चल रही है? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को ये पता चले कि इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कैसे किया जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन में भीड़ लगी है। एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि यूपीएससी या पीसीएस में क्या पूछा जाएगा और लोग पढ़ाते क्या है। एक चीज सोचो आप, और मेरा यह मानना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मिसगाइड हो जाते हैं। उन नए बच्चों को मिसगाइड होने से बचाने के लिए आपका नैतिक धर्म है, नैतिक धर्म है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट बड़े विश्वास के साथ किसी से जुड़ता है। और मैंने आपसे कल ये कहा था, अगले मंडे से शाम को 6 बजे के बाद आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाऊंगा, जिसमें प्रतिदिन मैं 4 से 5 प्रश्न डिस्कस करूंगा। और मैंने यह भी कहा था आपसे कि एक प्रश्न डेली आपको भेजना है, उसे चेक करके मैं आपको वापस भेज दूंगा। इसलिए आपको आंसर, जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूं, जब मैं क्वेश्चन उठा तो आंसर कैसे चलेगा, तब लिखो घर पर बैठकर। यह हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो, शुरू में गलतियां होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ऐसे विद्यार्थी की जो एसएससी की तैयारी करने आया था, एसएससी, और मुझे कोचिंग का किराया देना था और मैं उस एसएससी की विद्यार्थी को आईएएस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने उससे यह कहा कि 1 हफ्ता पढ़ो, यदि तुम्हें समझ में नहीं आया तो फीस वापस लेके दोबारा तुम एसएससी की तैयारी करना। उसको समझ में आने लगा। आपको यकीन नहीं होगा कि वह स्टूडेंट सेकेंड अटेम्प्ट में एलाइड आईएएस में सिलेक्शन ले लिया। मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा कि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहा था आईएएस बनाओ चला गया। इसका मूल कारण यही है कि प्रतिदिन में आंसर राइटिंग कराता था और हर बच्चे का आंसर चेक करता था कि गलतियां कहां हैं। और मेरा यह मानना है कि यदि आप मेहनत करें मेरे साथ मिलकर तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। रही बात पीटी की, प्रीलिम्स के लिए घबराना नहीं है। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं वहां से अधिकांश प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की टोटल 45 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, निश्चय आईएएस एकेडमी की यूट्यूब पर। पीटी का मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। मैं दूसरी चीज एनवायरमेंट या इकोलॉजी की क्लास मैं ही लूंगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी की बात करें पीटी के लिए, यहां से प्रश्न में गलत होने नहीं दूंगा आपका। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा
ये 4 पोर्शन से तो 50 में 50 सही होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप 50 में 40 प्लस सही कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, हम सब कुछ रट नहीं सकते। आप अपनी बात को जितना सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, आपको लिखना होगा। सरल भाषा में ही अपने आंसर को लिखना है। बुकेज लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, पर बुकेज लैंग्वेज आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए किम जोंग, सुशील, आरती, राज वर्मा, नेहा माथुर, सोनू भट्ट, अंजू कटारिया, प्रखर, ऋचा, विनीत कुमार, नारायण, राज वर्मा, विनय पवार, राकेश कुमार पाल, आप सबसे ही कहना चाहता, राहुल धाकर, अरविंद पांडे, कि आप लोग आंसर जरूर लिखना। एक बार लिखोगे गलत होगा, हम हर एक चीज को 5-5 बार लिखेंगे। एक उदाहरण लेता हूं आपसे। मेरे पास एक स्टूडेंट गोरखपुर का, उसने आके मुझसे ये कहा कि सर मैंने ये किया है। मैंने उससे ये कहा, आपने जो कुछ भी किया हो, पर क्या आप आंसर लिखने में सक्षम हैं? यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। उससे मैंने यही कहा। खैर, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। मैंने क्या किया उसके साथ मैंने कल 6 महीने काम किया। हमने ये कहा, आज के बाद अब तुम जाओ, अब मेंस लिखो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा मेंस होगा। ईश्वरीय कृपा से ऐसा हुआ, उसी बार लड़का फाइनल सिलेक्शन ले लिया आईएएस में। फाइनल सिलेक्शन। जानते हो क्यों? मैं तो उसके साथ मेहनत कर रहा था, वो लड़का मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता था, जो ये सोच चुका था कि मेरा होगा नहीं। एक हमेशा ध्यान देने इस बात को, लिखना आ गया। एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। 3 स्टूडेंट, तीनों अच्छे मित्र, दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार है। तीनों स्टूडेंट उस नेहरू विहार के छोटे से कमरे में रहते थे। तीनों एक साथ मेरे यहां क्लास ज्वाइन किए। शुरू में खूब गलतियां हुई उनके आंसर में, पर उनका क्या कमाल का डेडिकेशन। वो लगातार आंसर राइटिंग में काम करते रहे मेरे साथ। मैं 1.5-2 महीने बाद इनको बता दिया कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रुकेगा नहीं, तुम्हारा आंसर सही आ गया है। यकीन करो, वो 3 बच्चे, 3 में 2 का प्री निकला आईएएस में, दोनों आईएएस हो गए। तीसरे का प्रीलिम्स हुआ ही नहीं, राजस्थान में जाके प्रीलिम्स हुआ और एसडीएम बन गया वो। ये लिखने की बात। यूपीपीसीएस में इस बार अनेक ऐसे बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है जिनका पीटी निकला और इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि उनको लिखना आता है। तो मैं अपने क्लास में आपको लिखना सिखाऊंगा। और एक बात हमेशा ध्यान दो, आप 3 महीने बाद अपना लाभ देखना, लाभ, अपना कॉन्फिडेंस देखना। और जब मैं शाम को 6:30 बजे आंसर राइटिंग कराऊंगा, उत्तर लेखन को डेवलप कराऊंगा आपका, तो चमत्कार कहीं नहीं होता है। 1 महीने आपके आंसर गलत होंगे, आप गलत लिखोगे, मैं बताऊंगा कि आपके आंसर में क्या है, और फिर देखना आप। मैं आपसे यह नहीं कहता कि मैं आपको आईएएस बना दूंगा, पर ये दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, कि आपको मैं लिखना सिखा दूंगा आंसर को, आप सिलेक्शन ले लेंगे। दूसरी गलत धारणा बच्चों के अंदर यह है कि बहुत कुछ पढ़ना है यूपीएससी आईएएस बनने के लिए। मेरा यह मानना है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी तैयार करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और लिखना सीखो।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रुकेगा नहीं। अभी तो मेरी क्लास की शुरुआत है, अभी मैं केवल प्रियम्बल बता रहा हूं, प्रियम्बल, प्रस्तावना। जब मैं टॉपिक पर आऊंगा, टॉपिक पर, तो आपको यह नहीं पता चलेगा 3 घंटा कैसे बीता। मजा तो तब आएगा जब मैं टॉपिक पर पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल मैं आपको प्रियम्बल बता रहा हूं। उसके बाद प्रतिदिन जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, प्रतिदिन 7 से 8 प्रश्न में डिस्कस करूंगा। 7 से 8 प्रश्न में डिस्कस करूंगा पर डे। कई बार ऐसा होगा एक एक दिन में शायद मैं 12-12, 13-13 क्वेश्चन डिस्कस करूं और क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा। मेरा टारगेट यही है, बेसिक से लेकर एडवांस और करंट के सारे क्वेश्चन। लगभग जुलाई लास्ट या अगस्त तक मेरी पॉलिटी की क्लास चलेगी। जुलाई लास्ट तक करंट के जितने टॉपिक होंगे और सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा। चलो हम शुरुआत करते हैं क्लास की। कल मैं डिस्कस कर रहा था प्रियम्बल में क्या कहा गया है। समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, हम गणराज्य की बात करें। हमेशा मैंने आपको यह बताया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की बात। समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द आया और पंथ निरपेक्ष शब्द के बाद लोकतंत्र शब्द आया। आखिर ऐसा क्यों? समाजवाद के बाद ही पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों आया? कल मैंने यहां तक क्लास ले चुका हूं, कल की क्लास। अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। एक बात याद रखना, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण प्लस सभी प्रकार के शोषण का अभाव। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान दो, धर्म से तटस्थता या सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा तंत्र जिस पर जनता का नियंत्रण हो तथा तंत्र जनता द्वारा संचालित हो। ये 3 शब्द हैं। समाजवाद मतलब संसाधनों का राष्ट्रीयकरण, कल की क्लास, प्लस सभी प्रकार के शोषण का अभाव। पंथ निरपेक्षता मतलब धर्म से तटस्थ होना प्लस सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऐसा तंत्र जिस पर जनता का नियंत्रण हो तथा तंत्र जनता के द्वारा संचालित हो। ध्यान देना इस बात को, पूरी चीज। शोषण का अभाव, सभी प्रकार के शोषण का अभाव तभी होगा जब जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव न हो। शोषण की समाप्ति के लिए जरूरी यह है कि सभी तरह के भेदभाव का निषेध हो। पूरी बात ध्यान देना। हम समाजवाद की जब बात करेंगे तो समाजवाद के लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये कि एक तरह से देखा जाए, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। और दूसरी चीज देखा जाए,
सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध हो, कोई डर का माहौल ना हो। हमेशा ध्यान दो, समाजवाद का अर्थ है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण प्लस सभी प्रकार के शोषण का अभाव। ये जो सभी प्रकार के शोषण है, इसका अभाव तभी होगा जब लिंग, जाति, धर्म की हम बात करें के आधार पर भेदभाव न हो और सभी को स्वतंत्रता उपलब्ध हो। अब एक चीज सोचो, पहली चीज, कानून का निर्माण करते समय किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, धर्म का कोई विशेष प्रभाव ना हो। अब ये चीज जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव तभी नहीं होगा जब देश सेकुलर होगा। हमेशा ध्यान दो, धर्म के आधार पर शोषण की समाप्ति के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध जरूरी है। और धर्म के आधार पर निषेध, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध तभी नहीं होगा, ध्यान दो, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध तभी होगा जब देश सेकुलर हो, पंथ निरपेक्ष हो। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से तटस्थ होना या सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना। इसका मतलब यह है कि जब तक पंथ निरपेक्षता की बात नहीं की जाएगी तब तक समाजवाद की बात उठेगी ही नहीं। पहली चीज। फिर उसके बाद लोकतांत्रिक शब्द की बात की गई है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी यह कि तंत्र में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ध्यान दो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, यह जरूरी है। तभी तंत्र सभी के लिए काम करेगा और तंत्र पर सभी का समान अधिकार होगा। मान लिया जाए किसी देश में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है एक धर्म विशेष के लोगों को मतदान के अधिकार से यदि वंचित कर दिया गया, धर्म विशेष के लोगों को मतदान वंचित कर दिया गया, परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि तंत्र पर एक विशेष धर्म के लोगों का नियंत्रण होगा। तो तंत्र विशेष धर्म के लोगों के द्वारा संचालित होगा। ऐसी स्थिति में वह तंत्र लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द आया और उसके बाद लोकतांत्रिक शब्द आया है। दोनों में देखो अंतर क्या है। इसलिए प्रेमबल में कहा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। हम गणराज्य की बात करें। अब एक चीज सोचो, आगे हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे। एक शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको समझ लो आप। हम लोकतंत्र की बात करें, इसको तोड़ दो, लोक प्लस तंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है लोक प्लस तंत्र, अर्थात तंत्र पर जनता का नियंत्रण हो और तंत्र पर जिसका नियंत्रण होगा तंत्र उसके द्वारा संचालित होगा और जिसके द्वारा संचालित होगा उसके हित में काम करेगा। मान लिया जाए तंत्र पर जनता का नियंत्रण है तो तंत्र जनता के द्वारा संचालित होगा, तो तंत्र जनता के लिए काम करेगा तो जनता का कल्याण होगा। यदि तंत्र पर एक वर्ग का नियंत्रण हो तो तंत्र वर्ग के द्वारा संचालित होगा, वर्ग के हित में काम करेगा, वर्ग के लिए काम करेगा, वर्ग का विकास होगा। यदि तंत्र पर एक जात का नियंत्रण हो तो जाति तंत्र बनेगा,
एक धर्म का नियंत्रण हो तो धर्म तंत्र बनेगा, एक वर्ग का नियंत्रण हो तो वर्ग तंत्र बनेगा, केवल पुरुषों का नियंत्रण हो तो पुरुष तंत्र बनेगा, केवल महिलाओं का नियंत्रण हो तो महिला तंत्र बनेगा। और तंत्र पर जिसका नियंत्रण होगा तंत्र उसके द्वारा संचालित होगा, और जिसके द्वारा संचालित होगा उसके हित में काम करेगा, और जिसके हित में काम करेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए ध्यान देने इस बात को, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। सामान्यतः मैं लोकतंत्र शब्द की मीनिंग बताना चाहता हूं आपको कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हम जब बात करते हैं ध्यान देना इस बात को, तो पहली चीज नेड़े के रूप में लोकतंत्र, इसमें पहली चीज विचार विनिमय, जन सहभागिता, बहुमतता, संवैधानिकता, अल्प संख्यकों का कल्याण। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है? प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत, जन संप्रभुता का सिद्धांत, मूल्य के रूप में लोकतंत्र, विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विवेक में विश्वास, ध्यान देने इस बात को, आप हमेशा ध्यान देना इस बात को, इसको ध्यान से समझो इस बात को। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? यद्यपि मैं केवल शब्द की मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में बार बार होगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र पर जनता का नियंत्रण, और तंत्र पर जिसका नियंत्रण होगा तंत्र उसके द्वारा संचालित होगा, जिसके द्वारा संचालित होगा उसके हित में काम करेगा, और जिसके हित में काम करेगा उसका विकास होगा। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के 3 अर्थ की बात की जाती है। पहला है निर्णय लेने के रूप में लोकतंत्र,
अब ध्यान से सुने इस बात को। जब निर्णय लेने के रूप में लोकतंत्र की बात की जाती है तो पहला है विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब क्या चीज है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। विचार विनिमय का मतलब क्या होता है? कि जब कोई डिसीजन लिया जाए तो लोगों से विचार विमर्श किया जाए। मान लिया जाए घर का मुखिया यदि कोई डिसीजन लेता है तो घर के सभी मेंबर के साथ विचार विमर्श करने के बाद डिसीजन लेता है तो उसे कहते हैं लोकतांत्रिक निर्णय है। मान लिया जाए घर को कोई व्यक्ति डिसीजन लेने से पहले अपने विचारों को थोप दिया। घर में 10 लोग हैं, एक व्यक्ति ने किसी से विचार विमर्श नहीं किया और अपने विचारों को अन्य पर थोप दिया, अर्थात डिसीजन लेने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले घर के लोगों से विचार विमर्श किया ही नहीं और स्वयं डिसीजन ले लिया और घर के लोगों से यह कहा कि यह मेरा आदेश है, आपको फॉलो करना है। इस कंडीशन में वह डिसीजन अलोकतांत्रिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लेता हूं मैं कोई प्रोग्राम शुरू करता हूं, आप सबसे विचार विमर्श करके वो प्रोग्राम शुरू करता हूं। विचार विमर्श करके, सबसे परामर्श करके मैं कोई प्रोग्राम शुरू करता हूं तो वो लोकतांत्रिक डिसीजन होगा। पर यदि मैं आपसे विचार विमर्श किए बिना स्वयं डिसीजन लेकर के आपको आदेश देता हूं तो यह अलोकतांत्रिक है। अब ध्यान देने की बात को। तो विचार विमर्श सबसे पहले जरूरी है, लेकिन विचार विमर्श तो तब होगा जब लोग डिसीजन में भाग ले। तो विचार विमर्श के लिए, विचार विनिमय के लिए जन सहभागिता जरूरी है। एक दिन जन सहभागिता का मतलब है लोग पार्टिसिपेट करें, और जन सहभागिता के लिए 2 शर्त जरूरी है। नंबर 1 सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, और दूसरा है नियतकालिक चुनाव। ध्यान देना इस बात को। एक चीज ध्यान देना इस बात को, विचार विमर्श के लिए जन सहभागिता जरूरी है। जैसे घर में बात करें, आपके घर के सभी मेंबर से आपको विचार विमर्श करना है तो घर के सभी मेंबर विचार विमर्श में भाग लेंगे तब तो विचार विमर्श करोगे। तो विचार विमर्श में भाग लेने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। हमेशा ध्यान दो, यदि आप कठोरता पूर्वक और दंड के बल पर आप डिसीजन लेते हो तो वह डिसीजन लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। अब होता क्या है, इसलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक डिसीजन के लिए विचार विमर्श तो जरूरी है लेकिन जन सहभागिता भी जरूरी है। लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, लोग भाग लें। अब भाग कैसे लेंगे? तो 2 चीज, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज की बात करें, सबको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा नियतकालिक चुनाव की बात करें। नियतकालिक चुनाव का अर्थ है एक निर्धारित समय में चुनाव होना चाहिए। बात समझ में? अब ध्यान से सुनिए इस बात को। पहली चीज, मान लिया जाए कि नियतकालिक चुनाव नहीं हो रहा है। जो चुनाव है लोगों को अवसर देता सहभागी होने का, सहभागी होने का अवसर देता है यह चुनाव। मान लिया जाए नियतकालिक चुनाव, एक निर्धारित समय में चुनाव होगा तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जन सहभागिता। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जो चुनाव है जन सहभागिता का एक यंत्र है, एक आधार है चुनाव। लेकिन चुनाव होने के बावजूद लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे? तो मतदान का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि मतदान का अधिकार एक तरह से लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अवसर है।
इसका मतलब यही है कि विचार विमर्श के लिए जन सहभागिता जरूरी है, और जन सहभागिता के दो अस्त्र हैं, सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार और नियतकालिक चुनाव। आप ध्यान दें इस बात को, क्योंकि नियतकालिक चुनाव जन सहभागिता का एक यंत्र है, एक आधार है, और जन सहभागिता जितनी ज्यादा बढ़ेगी विचार विमर्श उतना ज्यादा होगा, और विचार विमर्श जितना ज्यादा होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसीलिए चुनाव को लोकतंत्र का हार्ट कहा जाता है। यह लोकतंत्र का हृदय है। लोकतंत्र का हार्ट क्यों है? क्योंकि चुनाव लोगों को सहभागी होने का अवसर देता है। सहभागी होने का, मान लिया जाए सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार नहीं है, सरकार ने एक रूल बना दिया कि केवल इस जाति या अमीरों को मतदान का अधिकार मिलेगा, तो जिसको मतदान का अधिकार मिलेगा तंत्र में केवल उसकी सहभागिता होगी, और जिसकी सहभागिता होगी विचार विमर्श केवल उससे होगा, और जिससे होगा। तब एक चीज सोचो कि 1918 से पहले अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों का अधिकार था, तो तंत्र में केवल पुरुष सहभागी होते थे। विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों को था, महिलाओं को था ही नहीं, तो तंत्र पर किसका नियंत्रण होगा? पुरुषों का नियंत्रण होगा। तो वह तो पुरुष तंत्र है, लोकतंत्र कहां रह गया? तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोकतंत्र तो तब होगा जब सभी को सहभागी होने का अवसर दिया जाए। तो सहभागी होने का, भाग लेने का अवसर तभी मिलेगा जब सभी को मतदान का अधिकार दिया जाए। इसलिए सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार की बात की जाती है, और नियतकालिक चुनाव भी लोगों को अवसर दिया जाता है, अवसर देता है। इसे कहा जाता है कि जो चुनाव है लोकतंत्र का हार्ट है, हार्ट हृदय है। जैसे हार्ट क्या करता है? धड़कता है। हार्ट यदि धड़कता है तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। हार्ट, हृदय धड़कना बंद कर दे तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। हार्ट स्लो मोशन में धड़के तो प्रॉब्लम, तीव्र गति से धड़के तो प्रॉब्लम। हमेशा। अब एक चीज सोचो, जन सहभागिता तो हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक विषय पर आम सहमति हो। यह जरूरी नहीं है कि किसी एक विषय पर आम सहमति हो ही। तो जब आम सहमत नहीं होती है तो वोटिंग होती है, और जब वोटिंग होती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ऐसे बहुमतता की बात की जाती है, लेकिन जो डिसीजन होगा उसका एक निश्चित आधार होगा। लोग उसी आधार पर डिसीजन लेंगे, उसी आधार पर डिसीजन लेंगे। इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसका उल्लेख संविधान में होता है, जिसे संवैधानिकता कहा जाता है। पर डर यह है कि हो सकता, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए किसी एरिया में 100 लोग हैं, 60 लोग एक तरफ और 40 लोग एक तरफ हैं, तो बहुमत इधर है, तो बहुमत का अनुसार निर्णय होगा। लेकिन जो वर्ग उसे सपोर्ट नहीं करेगा, मान लो कि बहुमत के आधार पर डिसीजन लिया जाता है, ये वर्ग उससे सहमत नहीं है, तब तो इसका विकास बाधित हो जाएगा, और जिसका विकास बाधित होगा वह उस व्यवस्था से असंतुष्ट होगा, और जो असंतुष्ट होगा वो व्यवस्था का विरोध करेगा, व्यवस्था का समर्थन कभी नहीं करेगा। इसीलिए लोकतंत्र के लिए कहा जाता है अल्पसंख्यकों का कल्याण होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, अर्थात जो वर्ग उससे सहमत नहीं है उनका भी कल्याण होना चाहिए। इसका 5 चीजें: नंबर 1 विचार विनिमय, नंबर 2 जन सहभागिता, नंबर 3 बहुमतता, नंबर 4 संवैधानिकता, और नंबर 5 अल्पसंख्यकों का कल्याण। ये तो निर्णय लेने के रूप में लोकतंत्र है। अर्थात किस डिसीजन को लोकतांत्रिक कहा जाता है? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वर्तमान सरकार का डिसीजन लोकतांत्रिक नहीं है,
तो आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि वर्तमान सरकार का डिसीजन लोकतांत्रिक नहीं है? मान लिया जाए संसद में बहस चल रही है, सरकार ने क्या किया कि बहस किए बिना डिसीजन ले लिया। यदि सदन में बहस नहीं होगी तो विपक्ष को भी अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा, या सत्तारूढ़ दल विपक्ष को इग्नोर करके स्वयं डिसीजन ले लेती है, तो ध्यान दो, तो सत्ता पक्ष का जो डिसीजन होगा वो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। आपने देखा होगा संसद में हर दल के लोग बैठते हैं और किसी भी विषय वस्तु पर डिसीजन लेने से पहले उस पर विचार विमर्श होता है। सोचो, सदन का प्रत्येक सदस्य अपने विचार को रखता है, यह विचार विमर्श, उसके बाद वोटिंग होती है, बहुमतता, तब जो डिसीजन लिया जाता है तो कहा जाता है यह डिसीजन लोकतांत्रिक है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। यह टॉपिक चल के मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, बस मेरा जो काम है लोकतंत्र शब्द, क्योंकि शब्द का प्रयोग संविधान में बार बार होगा, तो यह बात रखना है। यह 5 मानक है। फिर मैंने क्या कहा, निर्णय लेने के सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र, जिसमें पहली बार प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। एक चीज बताओ, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र पर जनता का नियंत्रण हमेशा, और सारे डिसीजन जनता के द्वारा लिए जाए। पर एक चीज बताओ, एक बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या संपूर्ण जनता सहभागी हो सकती है? क्या सभी से विचार विमर्श संभव है? जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे, ध्यान देना। मान लिया जाए सरकार ने कोई डिसीजन लिया ए नामक, इस पर जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह का मतलब होता है कि आम जनता से कहा जाता है कि आप इस पर अपना विचार विमर्श करो, इससे सहमत हो तो इसके पक्ष में वोट दो, ऐसे सहमत नहीं हो तो इसके विरोध में वोट दो। इसे ही कहा जाता है जनमत संग्रह। तो किसी भी विषय वस्तु पर आम जनता के विचार विमर्श को जानने के लिए हमेशा जो वोटिंग कराई जाती है उसे कहा जाता है जनमत संग्रह। आगे जनता चाहती क्या है? जनता या तो इसके पक्ष में वोट देगी या तो इसके विरोध में वोट देगी हमेशा। तो जनमत संग्रह भी लोगों के डिसीजन को, निर्णय को जानने का एक सशक्त हथियार है। पर एक चीज सोचो, भारत इतना बड़ा देश है, हमारे 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या किसी भी विषय वस्तु पर निर्णय लेने से पहले आम जनता की सलाह जानना संभव है? बिल्कुल नहीं। और संभव है भी, इतना पैसा खर्च होगा। क्या संपूर्ण जनता कानून के निर्माण में भाग ले सकती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या किया गया? जनता को मतदान का अधिकार दिया गया। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, सांसद को चुनती है, एमएलए को चुनती है, और चुने के प्रतिनिधि ये लोग सदन में जा करके जनता की ओर से कानून के निर्माण में भाग लेते हैं, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि जन इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। जनता जिनको चुन के भेजती है वे लोग जन इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं और जनता की ओर से कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। इसे कहा जाता है प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत। लेकिन जिसको चुनकर भेजा कहीं वो निरंकुश न हो जाए, इस बात की क्या गारंटी कि जनता के लिए काम करेगा? गारंटी तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया? उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगा और उत्तरदायी बनाए रखने के लिए नियतकालिक चुनाव की बात की गई और कहा गया हर 5 वर्ष में चुनाव होगा, ताकि जिन प्रतिनिधियों को चुनकर हमने भेजा है वो सारे प्रतिनिधि, जनता हमेशा के प्रति उत्तरदायी रहे। यदि चुना गया प्रतिनिधि जनहित के अनुकूल काम नहीं करता है तो अगले चुनाव में उसे हटा देंगे, हम किसी और को चुन करके भेज। अब एक संवैधानिक सरकार का सिद्धांत क्या चीज है?
संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसी सरकार जो ऐसे संविधान से गठित एवं संचालित हो जिस संविधान में मानवीय अधिकार और कल्याण की बातें की गई हो। अर्थात हमेशा ध्यान दो, मानवीय अधिकार को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। इसका अर्थ क्या चीज है? इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी यह है कि संवैधानिक सरकार हो। यदि वहां की सरकार संवैधानिक सरकार नहीं है तो इसका मतलब वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और संवैधानिक सरकार के लिए संविधान का होना जरूरी है और उस संविधान में मौलिक अधिकार, जनता के अधिकार होना जरूरी है। जैसे हम इस तरह कह सकते हैं, हमेशा ध्यान दो कि मान लिया जाए संविधान है और संविधान में जनता के अधिकार का उल्लेख है और इस संविधान से क्या हो रहा है? गठित एवं संचालित ये जो सरकार है, ये संविधान है। इस संविधान में जनता के अधिकार, मानवीय मूल्य, मानवीय कल्याण के विचार निहित हों इस संविधान में। और इस संविधान से गठित एवं संचालित सरकार को ही संवैधानिक सरकार कहा जाता है। एक बात रखना, और लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है? संवैधानिक सरकार का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जब तक संवैधानिक सरकार नहीं होगी तब तक लोकतंत्र नहीं आ सकता। तो तीन बातें, प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, और सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? नियतकालिक चुनाव जरूरी है। तीसरी चीज, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत। ये जो संवैधानिक सरकार है, एक बात ध्यान देना इस बात को, संवैधानिक सरकार की बात समझ में आ गई। तीसरा है प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। प्रतियोगी राजनीति का मतलब क्या होता है? प्रतियोगी राजनीति का मतलब होता है विपक्ष भी सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसे दल हो और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में हो तो उसे कहते हैं प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। यद्यपि इस उदाहरण का प्रयोग आपको अपने आंसर में नहीं करना है, बस मैं अपनी बात समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लिया जाए कांग्रेस है और भाजपा है। प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है। यदि कांग्रेस भी भाजपा को हराने की स्थिति में है, मान लेता हूं कांग्रेस भाजपा को हराने की स्थिति में है और कांग्रेस कभी भी सरकार बना सकती है अगले चुनाव में, किसे कहते हैं? प्रतियोगी राजनीति। अर्थात दोनों दलों का मजबूत होना और कोई भी दल सरकार आने की स्थिति में हो। इससे क्या फायदा होगा? यदि प्रतियोगी राजनीति होगी तो ये बीजेपी जो शासन में है हमेशा डरी रहेगी कि यदि मैं जनता के लिए काम नहीं किया तो कांग्रेस अगली बार सरकार बना देगी और मुझे जनता हरा देगी। तो प्रतियोगी राजनीति क्या करता है? प्रतियोगी राजनीति के कारण सत्तारूढ़ दल या सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, वह निरंकुश बनने नहीं पाती, क्योंकि उसे पता है कि यदि बीजेपी जन कल्याण के लिए काम नहीं करेगी तो लोग अगली बार कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी चुनाव हार जाएगी। यह डर बीजेपी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह सदैव जन कल्याण के लिए काम करे। मान लिया जाए कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि अगली बार चुनाव वो जीत ही नहीं सकती। आम जनता पर कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो चुका है। तो हमारे पास कोई विकल्प है सिवाय बीजेपी को वोट देने का?
तब तो प्रतियोगी राजनीति का अभाव हो गया। जब प्रतियोगी राजनीति का अभाव होगा तो बीजेपी को कांग्रेस का डर खत्म हो जाएगा, और कांग्रेस का डर यदि खत्म हुआ तो बीजेपी निरंकुश बन जाएगी, और निरंकुश बन गई तो प्रतियोगी राजनीति का अभाव होगा, लोकतंत्र का विकास क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतियोगी राजनीति का होना जरूरी है। अब प्रतियोगी राजनीति का मतलब क्या होता है? दो से अधिक दल हों, एक से अधिक दल हों, और दोनों दल इतने मजबूत हों कि कोई भी सरकार बना सकता है। मान ले, जैसे देखा होगा प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, एक बहुत 4-5 महीने पहले ये कहा जाए, सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट आया था। सुब्रमण्यम स्वामी का, उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह बीजेपी का उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है, विपक्ष दल का लगभग सफाया हो गया। एक चीज सोचो, आप एक बार नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त सरकार, राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। यदि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा तो प्रतियोगी राजनीति का अभाव हो जाएगा, और प्रतियोगी राजनीति का अभाव हुआ तो बीजेपी निरंकुश बन जाएगी, बन गई तो लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाएगा। इससे सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि जितने भी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, बीजू जनता दल, सब मिलकर एक हो जाए बीजेपी को टक्कर देने के लिए। सब मिलकर एक होंगे तो प्रतियोगी राजनीति मजबूत होगी। जब प्रतियोगी राजनीति मजबूत होगी तो लोकतंत्र अत्यंत मजबूत होगा। इसे यह कहा जाता है, हमेशा ध्यान दो आप स्वयं, यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतियोगी राजनीति का होना जरूरी है। अंत में जन संप्रभुता का सिद्धांत, इसका मतलब है जनता संप्रभु है, शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है। ये 5 बातें, जन संप्रभुता का मतलब है शक्ति का स्रोत जनता, 5 चीजें, प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, प्रतियोगी राजनीति का सिद्धांत और जन संप्रभुता का सिद्धांत। ये 5 चीजें। अंत में मूल्य के रूप में लोकतंत्र, इसमें विधि का शासन, कानून का शासन हो। और कानून के शासन का अर्थ क्या है? यदि विधि के शासन की बात करें, तीन अर्थ। फर्स्ट, कानून के समक्ष समानता, समक्ष समानता। नंबर 2, कानून का समान संरक्षण। और नंबर 3, किसी व्यक्ति को तब तक दंड न दिया जाए जब तक वह किसी प्रचलित उल्लंघन न किया हो। इसे कहते हैं विधि का शासन। हमेशा ध्यान दो, तो कानून का शासन, या अखबारों में अक्सर चर्चा में रहता है कानून का शासन, कानून का शासन। कानून के शासन का अर्थ क्या है? कानून के समक्ष समानता, अर्थात सभी लोग कानून के सामने समान हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग कानून के सामने समान हैं। नंबर 2, कानून का समान संरक्षण, अर्थात सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तीसरी चीज, किसी व्यक्ति को तब तक दंड न दिया जाए जब तक वह उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। हमेशा ध्यान, ये 3 बातें, कानून का शासन। तो कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए कानून का शासन भी आवश्यक है। दूसरा, स्वतंत्रता, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम स्वतंत्रता की बात करें और भारतीय संविधान में इस शब्द का ज्यादा उल्लेख है।
अगली चीज, हम समानता की बात करें, न्याय की बात करें, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अंत में आया विवेक में विश्वास। ये 3 शब्द है जिनकी चर्चा अवश्य होगी, तो ध्यान देना इस बात को। क्या बोल रहे थे? चर्चा कर दे, ओके। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, उसी बात पर आ रहा हूं अभी। समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी लोग कानून के सामने समान है, और कानून के समान संरक्षण का मतलब यह है, हमेशा ध्यान दें इस बात को, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, जिसकी चर्चा आर्टिकल 14 में की गई है। और एक तीसरी चीज कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वह उस समय प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। यह विधि के शासन की बात की गई है, और ये बात अनुच्छेद 20 में की गई है, जिसकी बात चलकर हम आगे करेंगे। इन शब्द को देखो, एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को जब बात करते हैं, फ्रीडम का मतलब क्या होता है, लिबर्टी की जब बात करेंगे हम लोग, इस शब्द की मीनिंग देख लो आप, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। समानता, जब स्वतंत्रता की बात कही जाती है तो नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ। नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, और सकारात्मक अर्थ है ऐसा परिवेश जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो। यद्यपि हम स्वतंत्रता को कहते हैं लिबर्टी, और लिबर्टी शब्द बना लाइबर से, और लाइबर का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। हम फ्रीडम की बात करें, स्वतंत्रता को कहते हैं लिबर्टी, और लिबर्टी बना है लाइबर से, लाइबर या लाइबर, और लाइबर का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। तो स्वतंत्रता का अर्थ नकारात्मक अर्थ में क्या है, प्रतिबंधों का अभाव। सकारात्मक अर्थ में क्या है, ऐसा परिवेश या अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो। सिंपल चीजें। जब हम स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं तो स्वतंत्रता का समान अर्थ होता है ऐसा परिवेश या ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। हमेशा ध्यान दो, स्वतंत्रता मतलब यही होता है। अब हमेशा ध्यान देने इस बात को, अन्य शब्द और है जिसकी हम चर्चा करेंगे चल करके आगे कि इस शब्द की मीनिंग क्या होती है। हमेशा दूसरा जो शब्द है समानता, हम जब समानता की बात करते हैं, समानता का अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। समान अवसर। एक बात याद रखना, समानता का अर्थ है विशेषाधिकार, प्रिविलेज का अभाव। विशेषाधिकार क्या चीज है, हम प्रिविलेज कहते किसे। एक बात याद रखना, जैसे एग्जांपल दो आपसे, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या होता है,
कि उनको आम जनता के बराबर नहीं समझा जाता, जनता से उच्च माना जाता है, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं और कानून उन्हें अलग रियायत देता है। इसे कहते विशेष अधिकार। जी पहले क्या होता था, आपने पढ़ा होगा कि पहले प्रशासक को विशेष अधिकार मिलता था। जैसे एग्जांपल लूं, ये मान लेता हूं प्रशासक है, ये मान लिया जाए आम जनता है, दोनों एक ही कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जनता को दंड मिलता है और प्रशासक को दंड नहीं मिलता। हमेशा ध्यान दो, प्रशासक को दंड कम मिलता है या नहीं मिलता, यह इस बात को इंगित करता है कि इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। समानता के लिए क्या चाहिए? विशेषाधिकारों का अभाव। हमेशा ध्यान दो, विशेषाधिकारों का अभाव यह समानता का अर्थ है। और दूसरी चीज, सभी को विकास करने का समान अवसर मिला हो, सभी को विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो, इसे कहते हैं समानता। तो समानता में दो चीज आती है, विशेषाधिकारों का अभाव हो और सभी को विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो। अब सोचो, हमेशा ध्यान दो, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए तर्कसंगत भेदभाव की बात की जाती है, और तर्कसंगत भेदभाव के लिए हम आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो, जैसे एक बात याद रखना है, सभी को विकास करने का समान अवसर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसके लिए तर्कसंगत भेदभाव, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। और तर्कसंगत भेदभाव का एक महत्वपूर्ण अस्त्र रिजर्वेशन, हम आरक्षण की बात करते हैं। ये छोटे से एग्जांपल लूं, एक विकलांग व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति है। अब एक चीज बताओ, विकलांग तो बेचारा कमजोर है, यदि रेस यहां से होगी, ए नामक व्यक्ति विकलांग है, ये विकलांग व्यक्ति है और ये स्वस्थ व्यक्ति है, और दोनों के एक जगह से दौड़ाओगे तो ये हार जाएगा चुनाव। ये दौड़ क्यों हार जाएगा? क्योंकि कमजोर है। तो समानता, ये कमजोर है, स्वाभाविक है, इसे अवसर मिला कहां? जब इसे अवसर नहीं मिलेगा तो नैतिकता या क्या कहती है, किसे विशेष रियायत दो, विशेष सुविधा दो, और विशेष सुविधा के लिए इसके साथ तर्कसंगत भेदभाव करो, ऐसा करो कि इसे अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, अब ये यहां से नहीं दौड़ेगा, हम इसको यहां से दौड़ाएंगे, बी यहां से दौड़ेगा और ए यहां से दौड़ेगा। जैसे देखा होगा, महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि महिलाएं विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। चूंकि महिलाएं विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट चुकी हैं, तो महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए तर्कसंगत भेदभाव जरूरी है, और तर्कसंगत भेदभाव के रूप में रिजर्वेशन की वकालत की जाती है। इसे देखा होगा कि दुनिया के हर एक देश, लोकतांत्रिक देश, समानता को मूर्त रूप देने के लिए, समानता को मूर्त रूप देने के लिए तर्कसंगत भेदभाव की बात और तर्कसंगत भेदभाव के रूप में आरक्षण की बात की जाती है। इसे कहा जाता है कि आरक्षण का सदुपयोग समानता को मूर्त रूप देता है। यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी चर्चा चलकर मैं आगे करूंगा। तीसरा जो शब्द है, जब हम समानता की बात करते हैं तो याद रखना, समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ध्यान देना, समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है?
समानता को कभी भी अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? उसके पीछे रीजन क्या है? हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहला रीजन ये है, सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाए तो अधिक क्षमतावान लोग विकास की दौड़ में आगे खड़े होंगे। अन्य लोग पिछड़ जाएंगे। पहली चीज ध्यान देना इस बात को। हम दूसरी चीज नंबर बी की बात करें, अक्षरशः समानता को लागू करने से हमेशा ज्ञान का विकास रुक जाएगा। इसको इस तरह समझो जरा, जब समानता की हम लोग बात कर रहे थे तो समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। हम जब इस समानता की बात करते हैं, समानता को हमेशा तर्क संगत भेदभाव के रूप में या अवसर की समानता के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में यही प्रश्न ही पूछेगा कि समानता को अवसर के समानता के रूप में स्वीकार किया जाता है। टिप्पणी करें। तो रीजन क्या है? नंबर ए, क्योंकि सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ज्यादा क्षमतावान हैं, कुछ लोग कम क्षमतावान हैं। यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाए तो अधिक क्षमतावान लोग विकास के दौड़ में आगे होंगे और कम क्षमतावान लोग विकास के दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। ऐसी स्थिति में समाज में एक प्रकार का असमानता पैदा हो जाएगी। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि भारतीय समाज में तथाकथित जो वंचित वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है, वो विकास के दौर में काफी पीछे है। उसके पास क्षमता बहुत कम है। यदि अक्षरशः समानता की बात कर ली जाए, जैसे आईएएस में सबको एक समान कर दिया जाए, उन्हें रिजर्वेशन न मिले तो समाज का वीकर सेक्शन पिछड़ जाएगा और आईएएस में बाहर हो जाएगा। तो उन्हें अवसर की समानता को संभव बनाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है किसी भी सरकारी नौकरियों में। आपने देखा होगा कि बच्चों को किराए में छूट, वृद्धों को किराए में छूट, महिलाओं को छूट दी जाती है। हमेशा ध्यान दो, तो अक्षर समानता को क्यों नहीं लागू किया जाता है? क्योंकि सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती। यदि समानता को अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार किया जाए तो अधिक क्षमतावान लोग विकास के दौड़ में आगे होंगे, अन्य लोग पिछड़ जाएंगे। नंबर 2, अक्षरशः समानता को लागू करने से विकास रुक जाएगा। क्यों? जैसे मान लिया जाए एक मजदूर और एक डॉक्टर को एक समान वेतन दोगे आप, तो डॉक्टर ज्ञान के विकास के लिए काम क्यों करेगा? एक इंजीनियर और एक मजदूर को एक समान वेतन दिया जाए, जैसे एक दिन की मजदूरी एक मजदूर की 1000 रुपये है और एक इंजीनियर के भी 1000 रुपये है,
तो इंजीनियर अधिक मेहनत क्यों करेगा? तो हम देखते हैं अक्सर इंजीनियर को वेतन ज्यादा दिया जाता है, मजदूर को वेतन कम दिया जाता है। ये एक प्रकार का तर्कसंगत भेदभाव है। इसे यह कहा जाता है समानता को कभी भी अक्षरशः समानता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है हमेशा। तीसरा जो शब्द है जस्टिस, न्याय। हम न्याय की बात करें, जस्टिस जस्टिस बना है जज से, और जज का अर्थ होता है बांधना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए अर्थ है व्यक्ति एवं व्यक्ति एवं समाज। समाज व्यक्ति एवं राष्ट्र। समझ वाली बात है। अब ध्यान से सुने इस बात को। हम जस्टिस की बात करें। एक बात, यूपीएससी में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और यकीन करो कि बहुत सारे बच्चे मिले जिनको यही नहीं समझ में कि लिखना क्या है यूपीएससी में, प्रश्न क्या पूछा है। ये दिक्कत क्यों होती है उन्हें? कि उन्हें यह नहीं पता है कि शब्द की मीनिंग क्या है। मैं बार बार कहता हूं, शब्द की मीनिंग समझ में आ गई तो संविधान आपके लिए बहुत आसान होगा, अन्यथा हम रटेंगे। और यूपीएससी के प्रश्न रट करके जवाब नहीं दिए जा सकते। लोग कहते हैं कि यूपीएससी के प्रश्न, आईएएस के प्रश्न नहीं लड़ाया जा सकता। मैं आपसे बात करता हूं, जितना मैं क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, पॉलिटिक्स की बात करूं 8 क्वेश्चन पूछता है, तो आईएएस में 6 क्वेश्चन वही पूछता जो मैंने क्लास में कराया है, हु बहु क्वेश्चन मैच कर जाता है। इकोनॉमिक, सोसाइटी, सोशल जस्टिस के सारे क्वेश्चन आईएएस में लड़े जाते हैं। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपको मैं 420 प्लस नंबर दिलवा दूंगा आईएएस में हिंदी मीडियम से, पर आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा। इन शब्द को ध्यान दे, इस बात को। जस्टिस, न्याय को हिंदी में कहते हैं जस्टिस, और जस्टिस को कहते हैं जस। जस का अर्थ होता है बांधना, जोड़ना। किसको किसको जोड़ना? तो व्यक्ति एवं व्यक्ति को, व्यक्ति एवं समाज को, समाज एवं समाज को, व्यक्ति एवं राष्ट्र को आपस में जोड़ देना। हमारे आपके बीच संबंध अच्छा हो, और हमारे आपके बीच संबंध अच्छा तभी होगा जब हमारा हित और आपके हितों में क्लैश न हो, टकराहट न हो, टकराव न हो, सामंजस्य हो। तो व्यक्ति एवं व्यक्ति, व्यक्ति एवं समाज, समाज एवं समाज, तब व्यक्ति एवं राष्ट्र को आपस में बांधना, जोड़ना तभी संभव है जब सभी के हितों का समन्वय हो। इसलिए इसके लिए हितों का समन्वय आवश्यक है। इसे ही कहते हैं जस्टिस। इसको, न्याय को यदि एक लाइन में कहा जाए तो व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का, व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय ही
जस्टिस कहलाता है। अब जानो, इस प्रकार देखा आपने स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात। अब मैं आता हूं एक बात याद रखना आपको कि आपकी प्रेमबल में कहा गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यह आपके प्रेमबल में कहा गया है। तो एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य होता क्या है? गणराज्य कहते किसे हैं? प्रेमबल में कहा गया लोकतांत्रिक गणराज्य, और यही यूपीएससी में प्रश्न पूछा था। पिछले वर्ष यही क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक बात, गणराज्य का अर्थ होता है जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, उसे कहते हैं गणराज्य। तो जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो हम उसे गणराज्य कहते हैं। हमेशा ध्यान दें इस बात। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। अब एक प्रश्न, गणराज्य को क्यों स्वीकार किया गया? गणराज्य को क्यों स्वीकार किया गया? उसके पीछे कारण क्या था? गणराज्य का अर्थ होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, उसे कहते हैं गणराज्य। जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो उसे गणराज्य कहा जाता है। अब एक प्रश्न कि गणराज्य को स्वीकार क्यों किया गया? कारण क्या था? ध्यान देना इस बात को। हम यदि गणराज्य की बात करें तो भारतीय संविधान में गणराज्य की बात क्यों की गई? क्योंकि पहला रीजन क्या है? हमेशा ध्यान देना इस बात को। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र में के लिए राजनीतिक समानता आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, यह कहा जाता है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता आवश्यक। राजनीतिक समानता तभी संभव जब सभी को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार हो। इसके लिए राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना आवश्यक। हमेशा ध्यान देना इस बात को। गणराज्य को क्यों स्वीकार किया गया? कारण क्या था? उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र का अर्थ है कि तंत्र पर जनता का नियंत्रण हो और तंत्र जनता के द्वारा संचालित हो। तंत्र पर
सभी का नियंत्रण तभी होगा जब राजनीतिक समानता होगी। राजनीतिक समानता होगी। और राजनीतिक समानता के लिए, राजनीतिक समानता का मतलब क्या चीज है? राजनीतिक समानता का अर्थ है कि जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राजनीतिक पदों पर पहुंचने का समान अधिकार हो। अब एक चीज सोचो, मतलब ये है कि राजनीतिक समानता संभव होगी जब सभी को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार हो। और उच्च पद अर्थात राष्ट्राध्यक्ष के पद पर भी वही व्यक्ति पर तभी पहुंचना सबका संभव होगा जब उसका पद निर्वाचित हो। मान लिया जाए राष्ट्राध्यक्ष का पद, ये राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लो आपसे, प्रियम्बल में कहा गया है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र को सार्थक होने के लिए गणराज्य का होना जरूरी है। और गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना। अब एक चीज सोचो, पहली बात तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता जरूरी है। और राजनीतिक समानता तभी संभव होगी जब सभी को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार हो। और इसके लिए क्या जरूरी है कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। अब मान लिया जाए जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा अर्थात गणराज्य होगा तो हमारा लोकतंत्र सफल होगा। मान लिया जाए राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता तो उच्च पद पर पहुंचने का सभी को अधिकार नहीं होगा, अर्थात राजनीतिक समानता नहीं होगी। और राजनीतिक समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र भी सफल नहीं होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ा जाता है हमेशा। और लोकतंत्र शब्द को सार्थक होने के लिए गणराज्य शब्द का होना जरूरी है। इसलिए बात रखना, इसीलिए गणराज्य को शामिल किया गया। बस सबको आवाज जा रही है सही तरीके से? नंबर 2 की बात करें। नंबर 3 की बात, संविधान में प्रतिष्ठा अवसर की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता पर बल। अब एक चीज सोचो, अवसर की समानता तभी संभव जब उच्च पद पर सभी को पहुंचने का अधिकार हो। यह तभी संभव जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। ध्यान देना, संविधान में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है। अच्छा, गुड। और अवसर की समानता तभी संभव जब उच्च पद पर सभी को पहुंचने का अधिकार हो। और उच्च पद पर सभी लोग तभी पहुंच पाएंगे जब, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो अर्थात गणराज्य की बात की जाए। इसलिए यह कहा जाता है, हमेशा ध्यान दो, लोकतंत्र में अवसर की समानता की बात की जाती है। और अवसर की समानता के लिए गणराज्य का होना जरूरी है। हम तीसरी चीज बात करें, नंबर 3, हम तीसरी चीज बात करें, शक्ति का स्रोत जनता है। चूंकि शक्ति का स्रोत जनता है, इसलिए
प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना आवश्यक। एक बात याद रखना, अब गणराज्य को क्यों स्वीकार किया गया? रीजन क्या था? क्योंकि शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। क्योंकि प्रेमबल में कहा गया है हम भारत के लोग। क्योंकि शक्ति का स्रोत जनता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना आवश्यक है। एक बात याद रखना है आपका, तो तीन बातें कि प्रेमबल में गणराज्य शब्द को क्यों जोड़ा गया। पहला कारण यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक समानता जरूरी है। इसके लिए राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना जरूरी है। नंबर 2, भारतीय संविधान में अवसर की समानता की बात की गई है और अवसर की समानता को संभव बनाने के लिए गणराज्य का होना जरूरी है। और तीसरी चीज, प्रेमबल में कहा गया है कि शक्ति का स्रोत जनता है, इसे प्रत्येक व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए जरूरी यह है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। ये 3 रीजन है। इस प्रकार आपने शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक हम गणराज्य की बात कर रहे हैं। अब एक चीज सोचो आप, बिठा दो। अब एक चीज सोचो, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य जोड़ा गया, कारण स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन पूछ चुका आईएएस में 2018 में। आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में आप गणराज्य का अर्थ बताएंगे। सेकेंड पैरे में यह बताना है गणराज्य को क्यों स्वीकार किया गया। हम थर्ड पैरे में आएंगे और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा गणराज्य का अर्थ है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। प्रस्तावना में गणराज्य को स्वीकार किया गया क्योंकि 1, 2, 3 निष्कर्ष में हमेशा, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा यूपीएससी और थोड़ा सा घुमाएगा यूपीएससी। अब प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न यह पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
लोकतांत्रिक गणराज्य वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, स्पष्ट करें। तो जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो दो चीज बात करोगे आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। फर्स्ट पैरे में हम क्या करेंगे, गणराज्य का अर्थ बताएंगे। हम सेकंड पैरे में यह बताएंगे लोकतांत्रिक क्यों। हम थर्ड पैरे में यह बताएंगे यदि लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग नहीं होता तो क्या होता। हम चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, अर्थात मेरा आंसर ये 4 पैरों में टूट जाएगा। ध्यान देना इस बात को। देखो आप, मैं इस प्रश्न का आंसर बोल रहा हूं, मैं डिस्कस कर चुका हूं। लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग हुआ है, तो लोकतंत्र के साथ गणराज्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, पूरी बात ध्यान देना। और दूसरी चीज कि दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा जा रहा है, हम थर्ड पैरे में आएंगे। दोनों को एक साथ नहीं पढ़ा जाता तो क्या होता, अंत में हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं इस बात को। फर्स्ट पैरे का आंसर हमेशा गणराज्य का अर्थ है जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। अब मैं सेकंड पैरे में आ रहा हूं। वस्तुतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य वाक्यांश का प्रयोग हुआ है क्योंकि नंबर 1, हमेशा नंबर 1, लोकतंत्र शब्द को सार्थक होने के लिए गणराज्य अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बात करता है और राजनीतिक समानता को मूर्त रूप लेने के लिए राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना आवश्यक है। नंबर 2 कि दोनों एक शब्द है, लोकतांत्रिक गणराज्य। हम नंबर 2 की बात करें, शासन व्यवस्था का लक्ष्य है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता। हम लोग पढ़ चुके हैं जब मैं प्रियम्बल की शुरुआत किया था, और प्रियम्बल में क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात। तो एक बात याद रखना है, सेकंड पॉइंट, लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया क्योंकि नंबर 2। अब इस सेकंड पैरे में नंबर 2 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता की बात करता है, और राजनीतिक समानता मूर्त रूप तभी ले पाएगा जब राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। तो नंबर 2, हमेशा ध्यान दो कि प्रस्तावना में शासन व्यवस्था का लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय मूर्त रूप तभी ले पाएगा जब शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक गणराज्य स्वरूप हो। यदि शासन व्यवस्था निरंकुश होगा तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। नंबर 3, सेकेंड पैरे में नंबर 3, प्रस्तावना में क्या कहेगा, हम भारत के लोग वी द पीपुल, शक्ति का स्रोत जनता है, अतः तंत्र पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए और तंत्र जनता के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो वी द पीपुल, जन संप्रभुता का विचार, वी द पीपुल शक्ति का स्रोत अर्थात जन संप्रभुता अर्थात जनता संप्रभु है। यह वाक्य सार्थक होने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य का होना जरूरी है। ये 3 पॉइंट, हम थर्ड पैरे में आएंगे। यदि लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग नहीं होता तो क्या होता,
यदि लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों शब्द को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, एक प्रकार का विरोधाभास पैदा हो जाता। दूसरी तरफ स्वतंत्रता, समानता, न्याय का जो लक्ष्य है वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता, और न तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले पाती। वस्तुतः संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य का होना जरूरी है। हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष से एक लाइन, इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य को अत्यधिक फोकस किया गया। हमेशा आंसर क्लूज, इतनी बातें हम लोग लिखेंगे। एक बात याद रखना है, हर पैरे पर आपका नंबर फिक्स होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबको बात समझ में आ रही है बातें? फिर मैं कहना चाहता हूं, आज जो मैं आंसर में 2 क्वेश्चन को फ्रेम किया है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आंसर लिखो। मेरी बातें सुनते हो, सुनकर लिखो, पढ़ो, दोबारा लिखो, गलत सही लिखो। यह मानकर नहीं चलना कि आप लिख ले जाओगे, बाद में कुछ होता नहीं है। ठीक है? और फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, और पीटी की चिंता छोड़ दो। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इकोलॉजी से क्वेश्चन गलत दूंगा मैं। एक बार कदम से कदम मिलाकर चलो। शेष बातें हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।